नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधरी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, राधा रतूड़ी। तो राधा रतूड़ी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। तो जो गोरखा है, इन्होंने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था दोस्तों? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी, 1790 में। तो 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। डिटेल हम जान लेते हैं इस बारे में। तो गोरखाओं ने 1790 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण किया और अल्मोड़ा पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। इसके बाद इन्होंने 25 वर्षों तक 1790 से लेकर 1815 तक इनका शासन रहा है यहाँ पर। इस आक्रमण का जो नेतृत्व है हस्तदल चौतरिया, काजी जगजीत पांडे, सेनापति काजी अमर सिंह थापा और सूरवीर सिंह थापा ने किया था। कुमाऊं का जो अंतिम चंद शासक था उनका नाम था महेंद्र चंद। तो महेंद्र चंद को इन्होंने हटाया और गोरखाओं ने अपना यहाँ पर शासन स्थापित किया। तो महेंद्र चंद को पराजित करके अपना शासन स्थापित किया गोरखाओं ने। प्रथम जो गोरखा प्रशासक था जोगा मल शाह, और इसे कुमाऊं का पहला सूबा या सूबेदार नियुक्त किया। तो इनका जो राजा होता था यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं में, इसे बोलते थे सूबा या सूबेदार। 1815 में जब एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ, जो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच जो युद्ध हुआ था, एंग्लो नेपाल युद्ध, इसके बाद अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित कर कुमाऊं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नामिक हिमानी से निकलती है? तो नामिक हिमानी से इनमें से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है पूर्वी रामगंगा नदी। तो जो पूर्वी रामगंगा जो नदी है, ये नामिक हिमानी से निकलती है। तो पूर्वी रामगंगा जो नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है नामिक हिमानी, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से, पिथौरागढ़ जिले से निकलती है ये। और जो गोरी नदी है, ये मिलन हिमानी से निकलती है। पश्चिमी जो रामगंगा है, ये दूधातोली पर्वतमाला से निकलती है। और जो काली नदी है, ये काला पानी, जो भारत नेपाल सीमा पर है, काला पानी से निकलती है काली नदी। क्वेश्चन नंबर 4, जो सरों है, हारुल है, छोपती है और जो लंगवीर है, ये क्या है? तो क्या चीज है ये? तो ये है उत्तराखंड के लोक नृत्य। तो उत्तराखंड के लोक नृत्य है सरों, हारुल, छोपती और लंगवीर। सी ऑप्शन सही जवाब है। देखिए, जो सरो नृत्य है, ये गढ़वाल क्षेत्र में ढोल की थाप पर किया जाने वाला एक युद्ध गीत नृत्य है, जो टिहरी और उत्तरकाशी में प्रचलित है। तो मुख्यतः ये 2 जिलों में प्रचलित है, टिहरी और उत्तरकाशी में। जो हारुल नृत्य है, ये जौनसारी जनजाति द्वारा पांडवों के जीवन पर आधारित एक नृत्य है, जिसमें रमतुल्ला वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रमतुल्ला वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है हारुल नृत्य में। छोपती नृत्य, ये गढ़वाल में प्रेम और श्रृंगार की भावना से युक्त स्त्री पुरुषों का संयुक्त नृत्य है। और जो लंगवीर नृत्य है, ये पुरुषों द्वारा खंबे पर संतुलन बनाकर किया जाने वाला एक नट नृत्य है। तो नट नृत्य है कौन सा? लंगवीर नृत्य। इसे अक्सर ढोल नगाड़ों की थाप पर यह नृत्य होता है। खंबे पर संतुलन बनाकर किया जाता है, ये नृत्य पुरुषों द्वारा होता है, लंगवीर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? तो जो आजाद पंचायत है, तो आजाद पंचायत का संबंध किससे है? तो जो रवाई आंदोलन है, ए ऑप्शन, रवाई आंदोलन से संबंधित है आजाद पंचायत। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो जो आजाद पंचायत है, इसका संबंध है रवाई आंदोलन से। ये 1930 में टिहरी रियासत के वन अधिकारों के लिए हुए संघर्ष का एक हिस्सा है।
रवाई जो टिहरी रियासत में, जो रवाई की जो जनता है टिहरी रियासत के अंतर्गत आता है रवाई क्षेत्र, इसकी जनता ने दयाराम रवाल्टा के नेतृत्व में विरोध शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है, दयाराम रवाल्टा के नेतृत्व में जो ये रवाई आंदोलन था इसका नेतृत्व हुआ था और आजाद पंचायत की स्थापना की गई थी, जिसमें अध्यक्ष थे दयाराम रवाल्टा और उपाध्यक्ष थे राम सिंह। तो राम सिंह आजाद पंचायत की उपाध्यक्ष थे। इसी बीच हुआ था तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को। इसमें दीवान जो चक्रधर जुयाल थे, इसके आदेश पर सेना ने आंदोलनकारियों पर गोलीबारी की। स्थान था तिलाड़ी का मैदान, वर्तमान में उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील, यमुना नदी के किनारे। तो यहाँ पर दीवान चक्रधर जुयाल के आदेश से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोलीबारी की थी। चक्रधर जुयाल, इन्हें उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है और इस कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का जो जलियांवाला बाग है तो किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो गया तिलाड़ी कांड। जो विद्यासागर नौटियाल है, इनके उपन्यास यमुना के बागी बेटे में इस घटना का वर्णन है। यमुना के बागी बेटा उपन्यास है विद्यासागर नौटियाल का और इस घटना का इन्होंने वर्णन किया है अपने उपन्यास यमुना के बागी बेटे में। इसके बाद जान लेते हैं इसमें और ऑप्शन भी है, कुली बेगार आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, इनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। तो जो कुली बेगार आंदोलन है 1921 में हुआ था। तो जो कुली बेगार या कुली उतार आंदोलन 1921 में बागेश्वर कुमाऊं में हुआ और ये एक अहिंसक जन आंदोलन था। नेतृत्व किया हरगोविंद पंत ने, जिन्हें बाद में जननायक की उपाधि मिली। जब ये सफल रहा कुली बेगार आंदोलन, तो उसके बाद जो हरगोविंद पंत थे इनको मिली जननायक की उपाधि और बद्रीदत्त पांडे ने भी नेतृत्व किया था और इन्हें मिला कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली। इसके बाद उद्देश्य क्या था इनका, कुली बेगार प्रथा जो जबरन मजदूरी होती है इसको खत्म करना। महात्मा गांधी ने इसे रक्तहीन क्रांति कहा था, रक्तहीन क्रांति कहा था महात्मा गांधी ने कुली बेगार आंदोलन को। जो डोला पालकी आंदोलन है दोस्तों, तो ये एक सामाजिक आंदोलन था जो मुख्य रूप से शिल्पकार समुदाय से जुड़ा हुआ था और ये आंदोलन जयानंद भारती द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है। तो इनमें से उत्तराखंड का कृषि उपकरण कौन सा नहीं है, तो जो करबोजा है ये एक कृषि उपकरण नहीं है। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कुटला, हल, माया, ये तीनों ही क्या है, उत्तराखंड के कृषि उपकरण है। जान लेते हैं इनके बारे में। कुटला, जिसको कुदाल भी कहते हैं, कुदाल को घरिया भाषा में कुटला बोल देते हैं, ये मिट्टी खोदने, गड्ढा खोदने और कोई भी जो कृषि कार्य होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। निराई करने में, गुड़ाई करने में, सब चीजों में कुदाल तो बहुत जरूरी है, हर चीज में काम आती है। हल, हल क्या होता है, ये एक कृषि यंत्र है जो जमीन की जुताई के काम आता है। जुताई होती है, रुपाई होती है, बैलों के द्वारा खींचा जाता है और इससे जमीन की जुताई की जाती है। जो माया है इसे मयू भी बोल लेते हैं या इसे दंदोल भी कहा जाता है। अलग अलग जगह क्षेत्र में इसे अलग अलग शब्दों से, कुछ चीज ऐसी है जिसे अलग अलग जो क्षेत्र हैं अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेनतः जो माया को मयू बोलते हैं, दंदोल बोलते हैं। ये रुपाई के समय इसका उपयोग किया जाता है। क्या होता है कि जैसे रुपाई हो गई तो फिर खेत को समतल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। करबोजा, करबोजा क्या होता है कि इसमें करबोजा नहीं था ना कृषि जो उपकरण, बाकी ये तीनों तो कृषि उपकरण थे। अब देखिए करबोजा क्या है, तो एक छोटा थैला होता है जिसमें ऊन की 2 जेबें होती है और इसका प्रयोग कब किया जाता था, जब भेड़ और बकरियों की पीठ पर सामान लादा जाता था। पहले क्या होता, जब यहाँ रोड नहीं थी तो तब सामान ले जाने के लिए क्या किया जाता था, भेड़ और बकरियों को, क्योंकि बहुत दूर से जैसे ऋषिकेश से तुम्हारा उत्तरकाशी बॉर्डर पे चमोली ऊपर यहाँ पर सामान ले गए तो घोड़े खच्चर भी इतना कौन पैदल जाए। तो क्या होता है, भेड़ बकरियां ऐसे कि चरते चरते जा रही है और कई दिनों बाद पहुंच रही, तो क्या होता था इनमें क्या होता है, एक छोटा थैला बना दिया जाता था उनकी, इसमें 2 जेबें होती थी और उनमें सामान लादने के काम आता था करबोजा। क्वेश्चन नंबर 7, दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है। तो जो दुर्मी ताल है कहाँ स्थित है, दुर्मी ताल, तो ये है चमोली जनपद में है दुर्मी ताल। बी ऑप्शन सही जवाब।
तो जो दुर्मिताल है ये चमोली जिले के दसोली ब्लॉक के दुर्मी गांव के समीप जो निजमुला घाटी है तो यहाँ पर स्थित है। तो देखिए कितनी डिटेल आपको मिल चुकी है कि दुर्मिताल चमोली जिले के दसोली ब्लॉक में है, दुर्मी गांव में है और निजमुला घाटी में है। जो अब देखिए ये 1971 में जब बादल फटा, उसके बाद बाढ़ आई और इसके कारण ये पूरी तरह से नष्ट हो गया है और बीच बीच में इसका दोबारा इसे बनाने की बातें भी कई बार होती रहती है सामान्य जो वहां पर जनता है। तो देखिए दुर्मिताल यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं ना, तो आप देखने के लिए तो अभी मैंने यहाँ पर 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन ये कम से कम अगर आप देखेंगे डिटेल से, जैसे मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन यहाँ पे बन चुके हैं। अब यही क्वेश्चन आ सकता है कि दसोली ब्लॉक किस जनपद में है, या दुर्मी गांव कहाँ है, निजमुला घाटी, तो 3-4 क्वेश्चन तो यही बन गए। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, कॉपी पेन लेके आप रखिए और डिटेल भी नोट करते रहे। एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। सी ऑप्शन है सही जवाब। तो 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। डिटेल फिर जान लेते हैं। कुमाऊं परिषद इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में। तो नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। कुमाऊं परिषद के सदस्यों में कौन कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी दत्त शास्त्री, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, हरगोविंद पंत और प्रेम वल्लभ पांडे और मोहन जोशी। तो ये कुछ लोग थे इसके सदस्यों में। कुमाऊं परिषद के स्थापना जो जब इन्होंने की तो इसके इनके सदस्य थे। अब क्वेश्चन में आ गया, 3 ऑप्शन उसने ये दिया और चौथा ऑप्शन कोई दे दिया कि इनमें से कौन कुमाऊं परिषद के सदस्य नहीं था। तो कुछ भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन है 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो अधिवेशन हुए थे कुमाऊं परिषद के, तो अध्यक्षता किस किसने कब की थी? जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1918 में और राय बहादुर तारा दत्त गैरोला की अध्यक्षता में हल्द्वानी में आयोजित किया गया था। तीसरा अधिवेशन 1919 में और बद्री दत्त जोशी की अध्यक्षता में कोटद्वार में आयोजित किया गया था कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन। कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन था ये हुआ था 1920 में। कहाँ हुआ था? काशीपुर में और हर गोविंद पंत की अध्यक्षता में किया गया था। पांचवा अधिवेशन 1923 में बद्री दत्त पांडे की अध्यक्षता में और टनकपुर में ये आयोजित किया गया था। जो छठा अधिवेशन था और 6 ही अधिवेशन इसका हुआ, 6 अधिवेशन और ये अंतिम अधिवेशन था इसका, ये 1926 में हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला और लास्ट ये हुआ था गनियाधोली नामक स्थान पर और बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था कुमाऊं परिषद का छठा और अंतिम अधिवेशन 1926 में। और छठे अधिवेशन के बाद कुमाऊं परिषद को राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में से मिला दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, छपेली एक रूप है। तो छपेली किस चीज का रूप है? तो छपेली एक रूप है किसका? नृत्य का। तो नृत्य का रूप है छपेली। बी ऑप्शन है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10, गोविंद वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो जो गोविंद वन्य जीव अभयारण्य है तो कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरकाशी में। ये ऑप्शन सही जवाब, उत्तरकाशी में है गोविंद वन्य जीव अभयारण्य। तो जो गोविंद वन्य जीव अभयारण्य है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और 1955 में स्थापित किया गया था इसे। ये राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। कुल क्षेत्रफल है 958 वर्ग किलोमीटर, जिसमें हरकी दून घाटी है, रुईसारा झील है और हिम तेंदुआ जैसे दुर्लभ वन्य जीवों का आवास इसमें शामिल है। चमोली जनपद की बात करें, इसमें और ऑप्शन है चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो चमोली जनपद में केदारनाथ वन्यजीव विहार है 975.20 वर्ग किलोमीटर में और यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो
इंपॉर्टेंट है ये भी। नैनीताल में नंधौर वन्यजीव अभयारण्य है 270 वर्ग किलोमीटर में। और अल्मोड़ा में है बिनसर वन्यजीव विहार विहार ये 47 वर्ग किलोमीटर में है। क्वेश्चन नंबर 11, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा हंसा मनराल। तो हंसा जो मनराल है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। हंसा मनराल प्रथम महिला है उत्तराखंड की जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये पुरस्कार उन्हें भारोत्तोलन जो वेट लिफ्टिंग होता है इसमें उत्कृष्ट कोचिंग योगदान के लिए प्रदान किया गया था। दोस्तों आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं, जरधारी क्लासेस ने जो भी यूट्यूब में क्लासेस पढ़ाई है इसके ई बुक नोट्स बनाए हैं और ये ई बुक नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे ई बुक स्टोर में। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं jardhariclasses.in तो वहां से आप जरधारी क्लासेस की करंट अफेयर की ई बुक ले सकते हैं। उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिंदी के मटेरियल हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर 13 से 14 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर 100+ पेपर आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दिया गया है तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिथौरागढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो पिथौरागढ़ किला बनाया था गोरखाओं ने। ए ऑप्शन है इसका सही जवाब। तो पिथौरागढ़ जो किला है ये गोरखाओं द्वारा 1789 में बनाया गया था और अंग्रेजों ने 1815 में जब गोरखाओं को पराजित कर दिया तो इसके बाद इसका नाम रखा लंदन फोर्ट। तो लंदन फोर्ट इसका नाम रखा गया था। और ये जो किला है ये सैन्य अड्डे, बंदी गृह और न्यायालय के रूप में प्रयुक्त होता था और इसमें 152 छिद्र बने थे जिनसे बंदूकें चलाकर शत्रु को निशाना बनाया जाता था। तो जो पिथौरागढ़ किला है जिसे लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है 1789 में गोरखाओं द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामाढोंड का युद्ध लड़ा गया? तो तामाढोंड का युद्ध किन दो राज्यों के मध्य लड़ा गया? तो सही जवाब इसका कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य। तो कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य बी ऑप्शन तामाढोंड का युद्ध लड़ा गया था। डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो जो तामाढोंड का युद्ध है ये कुमाऊं और गढ़वाल राज्यों के बीच लड़ा गया था। कुमाऊं की ओर से शिवदत्त जोशी इन्होंने कुमाऊं सेना का नेतृत्व किया और उस समय दीपचंद्र कुमाऊं के राजा थे। गढ़वाल की ओर से प्रदीप शाह गढ़वाल के राजा थे उस समय और नरपति गुलेरिया सेनापति थे। जो प्रदीप शाह के सेनापति थे नरपति गुलेरिया जिन्होंने गढ़वाल की ओर से युद्ध लड़ा था। एटकिंसन के अनुसार ये युद्ध तामाढोंड पहाड़ी जो है चौकोत पट्टी में मासी जाने वाले मार्ग के पास ये युद्ध लड़ा गया था तामाढोंड पहाड़ी पर। कुमाऊं की सेना ने सेनापति नरपति गुलेरिया को मार डाला था इसमें। तो नरपति गुलेरिया की इसमें ये शहीद हो गए थे इस युद्ध में। और युद्ध के बाद क्योंकि यहाँ पर कुमाऊं का पलड़ा भारी पड़ गया था तो इसके बाद 6 जून 1755 को प्रदीप शाह और दीपचंद्र के बीच एक संधि हुई थी जिसमें दोनों ओर से पगड़ी का आदान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गुमानी जो उपनाम है कौन प्रसिद्ध है गुमानी उपनाम से? तो सही जवाब इसका लोक रत्न पंत। तो लोक रत्न पंत गुमानी उपनाम से प्रसिद्ध हैं। ये ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो जो प्रसिद्ध इतिहासकार गियर्सन है, प्रसिद्ध इतिहासकार जो गियर्सन है इन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, पुस्तक इनकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें गुमानी पंत को इन्होंने कूर्मांचल का प्राचीन कवि माना है। कूर्मांचल का प्राचीन कवि माना है गुमानी पंत को। लोकरत्न पंत जिन्हें गुमानी पंत के नाम से जाना जाता है। तो लोकरत्न पंत उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि थे जो गुमानी उपनाम से जाने जाते थे और ये उपनाम उनके पिता द्वारा प्रेम से दिया गया था, उन्हें गुमानी नाम दिया गया और बाद में वो इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए, यही उनकी पहचान बनी। वे संस्कृत, हिंदी, कुमाऊनी और नेपाली भाषाओं के विद्वान थे और इन भाषाओं में काव्य रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई थी।
उन्हें कुमाऊनी और नेपाली का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कुमाऊनी और नेपाली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो गुमानी को, लोकरत्न पंत को। तो गुमानी पंत को कुमाऊनी और नेपाली का प्रथम कवि माना जाता है। इनका जन्म होता 1790 में काशीपुर उधम सिंह नगर में, और पैतृक गांव इनका था उपराड़ा पिथौरागढ़ में। पिता का नाम देवनिधि पंत, ये चंद शासकों के राजवैद्य थे, और माता का नाम था देव मंजरी। काशीपुर के राजा थे गुमान सिंह। देखिए इनका उपनाम है गुमानी, और उस समय काशी के जो राजा थे गुमान सिंह। और टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में ये राजकवि रहे हैं गुमानी पंत। क्वेश्चन नंबर 15, मनोदया काव्य की रचना किस पंवार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो जो मनोदया काव्य, इसकी रचना, तो मनोदया काव्य की रचना हुई थी मानशाह के शासनकाल में। ए ऑप्शन मानशाह। तो जो मनोदया काव्य है, इसकी रचना भरत कवि ने गढ़वाल के पंवार शासक मानशाह के शासनकाल में हुई। मानशाह का शासनकाल था 1591 से 1611 ईस्वी तक, और ये काव्य पंवार वंश के इतिहास, शासन प्रणाली और मानशाह की उपलब्धियों को दर्शाता है। जो भरत कवि थे, इन्होंने मानशाह के ये दरबारी कवि थे, और इन्होंने इस काव्य में मानशाह की जो तुलना की कृष्ण से की, भीम से, कुबेर और इंद्र जैसे देवताओं से भरत कवि ने मानशाह की तुलना की है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, जूला नापने की इकाई है। तो जूला किसको नापने की इकाई है? तो जूला क्या है? ये भूमि को नापने की इकाई है। ए ऑप्शन, भूमि नापने की इकाई है जूला। तो उत्तराखंड की पारंपरिक इकाई है भूमि नापने की जूला। तो जूला ये उत्तराखंड में भूमि मापन की एक पारंपरिक इकाई है। अन्य इकाइयां कौन कौन सी? तो उत्तराखंड में द्रोणवापम, कुल्यवापम, नालिका वापम, नाली, बीघा, गडीर, ये कुछ प्रमुख प्रचलित भूमि मापन की इकाई थी पहले उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित इनमें से कौन नहीं था? इसका मतलब 3 है, कौन नहीं था पूछा है यहाँ पर। तो कौन नहीं था इसमें? तो इनमें नहीं था श्रीधर आजाद। बी ऑप्शन, श्रीधर आजाद जो हैं ये होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं थे। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना जो की थी मोहन जोशी ने, हेमचंद्र और चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे ने। तो इनके द्वारा अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा 1918 में विचारानंद सरस्वती ने स्थापित की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा खोली गई थी 1918 में, किसके द्वारा? विचारानंद सरस्वती के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मोहन जोशी, हेमचंद्र, चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे। क्वेश्चन नंबर 18, महापाषाणीय समाधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो महापाषाणीय समाधान से संबंधित स्थल है यहाँ पर मलारी। ए ऑप्शन सही जवाब। तो मलारी क्या है? महापाषाणीय समाधान से संबंधित। तो जो मलारी है ये चमोली जिले में स्थित है, और उत्तराखंड का एक प्रमुख महापाषाणीय समाधान स्थल है। 1956 में शिव प्रसाद डबराल, जिन्हें चारण के नाम से भी जाना जाता है, शिव प्रसाद डबराल को चारण। तो 1956 में शिव प्रसाद डबराल द्वारा पहली बार महापाषाणीय समाधानों की खोज की गई थी, जिसमें मिट्टी के बर्तन, नरकंकाल, जानवरों के अवशेष जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, और लोहे के उपकरण प्राप्त हुए थे। मलारी गांव ये मारछा जनजाति का गांव है। तो मारछा जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो उत्तराखंड की जनजाति है, और चमोली जिले में पाई जाती है मारछा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 19, रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो रानी गुलेरिया ने राज्यभार किसे सौंपा था? तो सही जवाब इसका कीर्ति शाह को। डी ऑप्शन। तो कीर्ति शाह को रानी गुलेरिया ने राज्यभार सौंपा था। तो रानी गुलेरिया ने कीर्ति शाह को टिहरी राज्य का
1892 में राज्यभार सौंपा था। तो 1892 में सौंपा था राज्यभार कीर्तिशाह को। कीर्तिशाह रानी गुलेरिया और राजा प्रताप शाह के पुत्र थे। और 1887 में प्रताप शाह के निधन के समय कीर्तिशाह क्या है, उस समय मात्र 13 वर्ष के थे। तो इसलिए रानी गुलेरिया उनकी संरक्षिका बनी। और इसके बाद 1892 में राज्यभार सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित थी? तो सेना की छावनी कहां पर स्थित थी? तो लैंसडाउन में। ए ऑप्शन सही जवाब है, लैंसडाउन में सेना की छावनी स्थित थी। तो लैंसडाउन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है और ये भारतीय सेना की एक प्रमुख छावनी है। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में 1887 ईस्वी में हुई थी और ये गढ़वाल राइफल का ये मुख्यालय है। अब देखिए लैंसडाउन में सेंट मैरी चर्च और टिप इन टॉप व्यू पॉइंट ये कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। कई बार पूछा जाता है सेंट मैरी चर्च कहाँ है, तो लैंसडाउन में है। और टिप इन टॉप व्यू पॉइंट भी कहाँ है, ये भी लैंसडाउन का एक प्रमुख स्थल है। उत्तराखंड की बात करें तो कुछ मुख्य छावनियां कौन कौन सी है लैंसडाउन में है? रानीखेत में, देहरादून, चक्राता, नैनीताल और रुड़की में। लैंसडाउन में तो गढ़वाल राइफल्स का कमांडिंग ऑफिसर और कमांड ऑफिस है, मुख्यालय है। और जो रानीखेत है, रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट का मुख्यालय है। तो कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है रानीखेत में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण किया गया था भागीरथी नदी पर। सी ऑप्शन सही जवाब। तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से? तो कौन सी नहीं है? तो मंदाकिनी बाईं ओर से नहीं बल्कि दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है अलकनंदा की। अब देख लेते हैं मंदाकिनी जो है ये नदी केदारनाथ से निकलकर दाएं दक्षिण तट से दाएं तरफ से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। तो मंदाकिनी कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है, दाईं तरफ से अलकनंदा में। अगर बात करें नंदाकिनी की, तो नंदाकिनी बाईं ओर से नंद प्रयाग में मिलती है। धौलीगंगा ये बाईं ओर से मिलती है, ये विष्णु प्रयाग में मिलती है। और जो पिंडारी है, पिंडारी नदी ये भी बाईं ओर से कर्ण प्रयाग में मिलती है। तो कर्ण प्रयाग में मिलती है पिंडारी नदी, विष्णु प्रयाग में मिलती है धौलीगंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी और रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी। और इसके बाद आपका आ गया यहाँ पर देवप्रयाग में भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा से और फिर उसके बाद गंगा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो गढ़वाल की बारदोली नाम से विख्यात कौन सा इसमें से? तो गुजड़ू। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो गुजड़ू जो स्थान है इसे गढ़वाल की बारदोली के नाम से ये विख्यात है। तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को। तो गुजड़ू को गढ़वाल की बारदोली के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन और स्वयं सेवकों की भर्ती हुई थी। जो बारदोली सत्याग्रह 1928 की तरह एक गैर हिंसक और समुदाय आधारित प्रतिरोध था। तो इसलिए यहाँ पर जो गुजड़ू है इसको गढ़वाल की बारदोली कहा गया। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है मुख्य रूप से किसने किया? राम प्रसाद नौटियाल, शीशराम पोखरियाल और थान सिंह रावत ने इसका क्या किया? यहाँ पर नेतृत्व किया। दोस्तों ये तो था गढ़वाल की बारदोली। कुमाऊं की बारदोली किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइए कि कुमाऊं का जो बारदोली है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, परमार वंश शासकों का जो परमार वंशी शासक है इनका सही क्रम चुनिए। तो परमार वंश शासकों का सही क्रम क्या है इनमें से? अब अगर आप इनमें से देखते हैं तो सही क्रम है मानशाह, श्यामशाह, महिपत शाह और पृथ्वीपत
शाह। तो ये सही क्रम है, बी ऑप्शन सही जवाब। अब देखिए सबसे पहले हुए मानशाह। मानशाह हुए 1591 से 1611 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल था। फिर इनके बेटे श्याम शाह, जिसे शाम शाह के नाम से भी जाना जाता है, 1611 से 1631। श्याम शाह क्योंकि इसकी कोई संतान नहीं हुई, तो इनकी मृत्यु के बाद श्याम शाह के चाचा महिपत शाह 1631 से 1635 तक इसका शासन रहा, महिपत शाह का। महिपत शाह क्या है? श्याम शाह का चाचा था। श्याम शाह की मृत्यु के बाद यही गद्दी पर बैठे। और इसके पश्चात महिपत शाह के पुत्र हुए पृथ्वीपत शाह, 1635 से 1664 के बीच इनका कार्यकाल रहा है। तो क्रम हो गया मानशाह, श्याम शाह, महिपत शाह और पृथ्वीपत शाह। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो उत्तराखंड क्षेत्र से जो सती प्रथा है इसे कब समाप्त किया गया? इसे समाप्त किया गया 1829 में। डी ऑप्शन सही जवाब है। तो 1829 में उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा समाप्त हो गई। तो दोस्तों ये हो गए उत्तराखंड के टॉप 25 क्वेश्चन। और दोस्तों बोलने के लिए 25 क्वेश्चन है, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं, यहाँ पर आपके कम से कम नहीं तो 60 से 70 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल में और वहां पर सर्च कीजिए jardhari-classes.in। आपको वहां पर हमारा ई बुक स्टोर मिल जाएगा और वहां से आप जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स ले सकते हैं। उसमें हो गए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, उत्तराखंड के करंट अफेयर हो गए पिछले 2 से 3 सालों तक के, उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है इसकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, जियोग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स मिल जाएंगे और पिछले 13 से 14 सालों के जो प्रीवियस ईयर पेपर है तो उसकी भी आपको वहां पर एक ई बुक मिल जाएगी। या आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, वहां पर भी लिंक दिया गया है ई बुक स्टोर का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।